Welcome back. This is Bilal and this lecture is based on Clostridium tetani. So इससे पहले in my previous lecture we were discussing about Clostridium botulism जिसमें हमने देखा था कि botulism किस तरह synapses को affect करता है. Now in this lecture we have to talk about this Clostridium tetani. अब जो Clostridium tetani है again it will be gram positive rod shaped motile bacterium और इसके साथ साथ जो Clostridium tetani है वो strict anaerobic है और क्लस्ट्रीडियम टेटनी के पास जो दो मेजर टॉक्सिन्स हैं उनमें से एक वी हैव टेटनोलाइसिन एंड अनदर वन इज़ टेटनोस्पैस्मिन. अब ये जो टेटनोस्पैस्मिन टॉक्सिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लस्ट्रीडियम टेटनी के लिए टू काज पैथोजेनिसिटी. जो क्लस्ट्रीडियम टेटनी है ये स्पोर्स बनाते हैं अगेन, लेकिन इसके स्पोर्स टर्मिनल स्पोर्स होते हैं, जबकि हमें पता है कि जो क्लस्ट्रीडियम बोचुलिज्म स्पोर्स बना रहा था वो सब टर्मिनल स्पोर्स थे. तो यू हैव टू डिस्टिंग्विश द क्लस्ट्रीडियम टेटनी एंड क्लस्ट्रीडियम बोचुलिज्म इवन ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग कि क्लस्ट्रीडियम टेटनी के जो स्पोर्स हैं वो टर्मिनल स्पोर्स हैं और जो क्लस्ट्रीडियम बोचुलिज्म के स्पोर्स हैं वो सब टर्मिनल स्पोर्स हैं. जो क्लस्ट्रीडियम टेटनी है ये ज़्यादातर सॉइल में होता है और अगर हम इसकी अपीयरेंस देखते हैं तो अगेन इट विल बी रॉड अंडर द माइक्रोस्कोप और इसके साथ साथ इसके जो स्पोर्स होते हैं वो टर्मिनल होते हैं. आप देख सकते हैं एज पे टर्मिनल साइड पे स्पोर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि टर्मिनल साइड पे स्पोर्स हैं तो इसके टर्मिनल स्पोर्स होते हैं. ये जो क्लस्ट्रीडियम टेटनी है क्लस्ट्रीडियम टेटनी भी क्लस्ट्रीडियम बोचुलिज्म की तरह हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. अब उस लेक्चर में उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि क्लस्ट्रीडियम बोचुलिज्म किस तरह साइनेप्सिस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को पहले देख लें, देन कम टुवर्ड्स दिस वीडियो सो यू कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेटनोस्पैस्मिन, क्योंकि उसी मैकेनिज्म की बेस पे मैं आज ये बताऊंगा कि टेटनोस्पैस्मिन किस तरह हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और इसकी वजह से पैरालिसिस कैसे होती है. जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में या एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक थ्रू नर्व इम्पल्स. और वो जो नर्व इम्पल्स होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है, दूसरे से तीसरे में और फिर टारगेट साइट पे पहुंचती है. अगर हम उस नर्व इम्पल्स को ब्लॉक कर दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैसेज ट्रांसमिट नहीं होगा. जब मैसेज ट्रांसमिट नहीं होगा, साइनेप्सिस नहीं होगी, तो अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट आ जाएगा. अब अगेन आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है और मसल रिलैक्सेशन होती है ये भी आपका नर्वस सिस्टम करवा रहा होता है. आपके नर्वस सिस्टम, आपके न्यूरॉन्स ने ये, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक मसल है, इस मसल को मैसेज दिया है कि यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. अब देखें मैसेज पीछे से आता है न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जाता है. कैसे जाते हैं मैं आपको बता चुका था कि इन न्यूरॉन्स के पास कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. वो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक न्यूरॉन से रिलीज़ होते हैं, दूसरी न्यूरॉन के पास जाते हैं और दूसरी न्यूरॉन को कहते हैं कि पीछे से मैसेज आया, इस मैसेज को आगे ट्रांसमिट कर दो. अब हमारे पास जो क्लस्ट्रीडियम बोचुलिज्म था वो क्या कर रहा था, वो ये कर रहा था कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ नहीं होने दे रहा था. जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होगा तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मैसेज ट्रांसमिट नहीं होगा. तो जब मैसेज मसल तक नहीं जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा होगा. ये काम हुआ था क्लस्ट्रीडियम बोचुलिज्म में. क्लस्ट्रीडियम टेटनी में ऐसा नहीं होता. क्लस्ट्रीडियम टेटनी में क्या होता है कि ये आपके पास देख सकते हैं आप, ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से जो मैसेज आता है उस मैसेज ने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है. अब इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जो आपका बैक्टीरिया है क्लस्ट्रीडियम टेटनी, उसके जो टेटनोस्पैस्मिन है वो इस न्यूरॉन में एंटर हो जाते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन में एंटर होते हैं और कोलिनर्जिक न्यूरॉन में एंटर होके साइनेप्सिस को अफेक्ट नहीं करते, ना एसिटाइल कोलिन की को रिलीज़ होने से रोकते हैं जैसे क्लस्ट्रीडियम बोचुलिज्म में हो रहा था, बल्कि क्या करते हैं, इस न्यूरॉन में एंटर होके ऊपर की तरफ रेट्रोग्रेड मूवमेंट शो करते हैं और रेट्रोग्रेड मूवमेंट शो करके ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचते हैं. उधर सीएनएस में ना इधर करके आप देख सकते हैं ये इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं. इन इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है, इनका ये फंक्शन है कि ये एक न्यूरॉन है ना आपके पास, एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन ने भी सिग्नल दे दिया मसल को, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब वो एक सिग्नल जब
इस न्यूरॉन ने इस मसल को दिया है, तो फिर फ़ौरन उसके बाद क्या होता है, पीछे से जो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स हैं वो ग्लाइसिन या कुछ इस तरह के इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज़ करती हैं। वो इनहिबिटरी फैक्टर इस न्यूरॉन को आके कहते हैं कि अब फर्दर आगे आपने सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करना। देखें क्या हुआ कि जब इस न्यूरॉन ने एसिटाइल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ किया है, उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मसल को रिलैक्स करने के लिए पीछे से जो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स हैं उन्होंने इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज़ करने हैं, जिनमें से एक हमारे पास ग्लाइसिन है। इन इनहिबिटरी फैक्टर ने आके इस न्यूरॉन को कहना है कि आपने जो आगे ट्रांसमिट किया है सिग्नल, बस उस न्यूरोट्रांसमीटर को इधर ही रोक लो, इसे फर्दर अब ज़रूरत नहीं है कि ये फर्दर आगे ओवर फायरिंग करे सिग्नल्स की, तो इसको इधर ही स्टॉप कर दो। उसकी वजह से क्या होगा कि पहले मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब मसल रिलैक्स हो जाएगा जब इस इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन ने आके इस न्यूरॉन को बताया है कि अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब आप अपने सिग्नल्स को स्टॉप कर लो ताकि ये रिलैक्स हो जाए। अब ये नॉर्मल प्रोसेस था। क्या होता है क्लस्ट्रीडियम टेटनी के केस में कि जो टेटनोस्पैज़्मन होते हैं वो इस न्यूरॉन में एंटर होते हैं, तो इस न्यूरॉन को कुछ नहीं कहते, इस न्यूरॉन के ज़रिए से रेट्रोग्रेड मूवमेंट शो करके ऊपर जाते हैं सीएनएस में। सीएनएस में इधर करके इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, इन इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स को जाके अफेक्ट करते हैं ताकि ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स अपने इनहिबिटरी फैक्टर्स को रिलीज़ ना कर सकें। जब इनहिबिटरी फैक्टर्स रिलीज़ नहीं होंगे तो ये जो न्यूरॉन है इसने तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते जाना है करते जाना है करते जाना है, तब तक जब तक पीछे से इनहिबिटरी सिग्नल नहीं आता। तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर की ओवर फायरिंग हो रही होगी, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कंसिस्टेंटली रिलीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट है, मसल रिलैक्स नहीं हो पा रहा क्योंकि पीछे से इनहिबिटरी सिग्नल नहीं आ रहा इस न्यूरॉन को कि अब आपने जो कॉन्ट्रैक्शन की थी बस इनफ हो गया, अब आप अपने इन सिग्नल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टॉप कर लो, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, मसल रिलैक्स नहीं हो पाता। अब क्लस्ट्रीडियम बोचुलिज्म के केस में मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हमने उस कंडीशन को पैरालिसिस कहा है। अब इस कंडीशन में मसल कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं वो अफेक्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मसल एक मरतबा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके बाद रिलैक्स नहीं हो पा रहा। जब मसल रिलैक्स नहीं हो पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, तो इस कंडीशन को भी हम पैरालिसिस की कंडीशन ही कहते हैं। तो क्लस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से भी पैरालिसिस हो रही है, और कैसे हो रही है वो मैंने इस मैकेनिज्म के थ्रू आपको बता दिया। क्लस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है उसे हम टेटनस की कंडीशन कहते हैं। इसमें जो स्पोर्स हैं वो वूंड के ज़रिए से आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। जो क्लस्ट्रीडियम टेटनी है ये ज़्यादातर रोड स्पेस के स्पोर्स होते हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप रोड पे गिरते हो यू विल गेट अ वूंड, तो उस वूंड के ज़रिए से इसके स्पोर्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाएं, और अगर एंटर हो गए, अगर नर्वस सिस्टम में चले गए हैं और नर्वस सिस्टम को जाके अफेक्ट कर दिया है, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स को इनहिबिटरी फैक्टर्स रिलीज़ नहीं करने दिया, तो फिर आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते इन दैट केस, तो इसलिए आपको पैरालिसिस हो जाती है। तो रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप गिरते हैं तो फ़ौरन आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें। अब जो क्लस्ट्रीडियम टेटनी है इसकी वजह से जो टेटनस होती है उसमें स्पेस्टिक पैरालिसिस होती है, जबकि अगर आपको याद हो तो क्लस्ट्रीडियम बोचुलिज्म के केस में फ्लैसिड पैरालिसिस हो रही है। टेटनस की कंडीशन में लॉक जा आ जाता है। लॉक जा की कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका जा है वो लॉक हो जाता है, यू कैंट मूव, लॉक जा की कंडीशन हो जाती है। रेस्पिरेटरी मसल्स भी अफेक्ट होते हैं टेटनस की कंडीशन में, और इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 50 से 60% है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लस्ट्रीडियम टेटनी, जिसमें हमने इसके बेसिक फीचर्स देखे और ये देखा कि क्लस्ट्रीडियम टेटनी किस तरह पैरालिसिस की कंडीशन काज करता है, किस तरह हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और किस तरह इस केस में अगर एक मरतबा कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो दोबारा रिलैक्सेशन नहीं हो पाती। सो दैट्स ऑल।